डियर एस्पिरेंट्स, मैं असीम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इग्नाइटिंग माइंड्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, मेरा आज का जो ये टॉपिक है वो अंतर्जात बल, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, उस पर आधारित है। तो अ, जो मेरा आज का टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल। बहिर्जात बल। तो ये जो अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल है, ये भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंतर्जात बल को ही एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स। और जो बहिर्जात बल है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि आखिर हम लोग भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल का अध्ययन क्यों करते हैं। तो इन बलों का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियां आप देखते हैं, अब ये हमारी पृथ्वी है, इस पर आप पर्वत भी देख रहे हैं, पहाड़ भी, पठार भी, मैदान भी आप देख रहे हैं, समुद्र भी देख रहे हैं, गर्त भी देख रहे हैं, खाई भी देख रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जितने प्रकार की स्थलाकृतियां आज आप देख रहे हैं, वह अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बलों का ही परिणाम है। अंतर्जात बल, जैसे ये हमारी भूपर पट्टी है, ये, और ये क्या है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट, जिसको कि हम लोग भूपर पट्टी बोलते हैं। अब हमारे क्रस्ट पर अंदर की तरफ से अगर कोई बल इस तरीके से या इस तरीके से कोई बल काम कर रहा है, तो इसके कारण हमारे भूपटल में विरूपण उत्पन्न होता है ना। हमारा भूपटल, हमारा धरातल एक समान नहीं रह पाता। अगर बल इस तरीके से, अंतर्जात बल इस तरीके से हमारी भूपर पट्टी पे काम कर रहा है, तो हमारी भूपर पट्टी में उत्थान हो जाता है। अगर अंतर्जात बल इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो हमारी भूपर पट्टी में धसान हो जाता है। अगर अंतर्जात बल विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने आए, तो उससे वलन पड़ता है, फोल्ड पड़ता है। अगर अंतर्जात बल विपरीत दिशा में जाते हैं, तो दरारें पड़ती हैं, खाई बनती हैं, भ्रंश घाटियां बनती हैं। इस तरह से जो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, यानी कि अंतर्जात बल, इससे हमारे धरातल में विरूपण, ऑड सरफेसेस का निर्माण हो जाता है। रग्ड सरफेसेस, इरेगुलर सरफेसेस का निर्माण हो जाता है। और फिर जब इन 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 स्थलाकृतियों का उत्थान या निर्माण होता रहता है, तो साथ ही साथ बहिर्जात बलों के कारण इनको समतल करने का प्रयास भी किया जाता है। तो जहां अंतर्जात बलों से हमारे धरातल में विरूपण उत्पन्न होता है और समानताएं उत्पन्न होती हैं, वहीं बहिर्जात बल जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, उनको समतल स्थापक बल कहा जाता है। यानी वो धरातल को समतल करने का प्रयास करती हैं। तो ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, इसको बोलते हैं समतल स्थापक बल। जबकि ये जो बल हैं, ये हमारे धरातल को असमान विरूपित कर देती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो अंतर्जात बल पे, एंडोजेनेटिक फोर्स पर ही आधारित है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम आज अंतर्जात, ये जो कहने का ये मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर दो तरह के बल काम करते हैं हमारी धरातल पर। ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो क्रस्ट है। तो इस पे या तो अंदर की तरफ से
ऊपर की तरफ या क्षैतिज रूप से बल काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं अंतर्जात बल, और ऊपर की तरफ से हमारी भूपर पट्टी पे जो बल काम करता है इसको हम कहते हैं बहिर्जात बल। अतः हमारे धरातल पर दो प्रकार के बलों का प्रभाव पड़ता है, एक बल कहलाता है अंतर्जात बल और दूसरा बल कहलाता है बहिर्जात बल। तो आज हमारा ये क्लास एंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल पर आधारित है। तो अंतर्जात बल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उससे हमारे धरातल पर किन किन स्थलाकृतियों का, कैसे कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर अंतर्जात बलों का जन्म कैसे होता है, अंतर्जात बल उत्पन्न कैसे होते हैं। तो इसी चीज को मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करता हूं कि अंतर्जात बल उत्पन्न कैसे होते हैं। तो आप लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसी को हिंदी में बोला जाता है रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व बोला जाता है। तो आप जानते हैं कि हर वह तत्व जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन से भाग देने पर अगर भागफल 1 से अधिक हो जाए तो उस तत्व को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी कि जिस भी तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन से भाग देने पर अगर भागफल बराबर हो जाए तो वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर वो 1 से ज्यादा होता है भागफल तो ऐसा तत्व अनस्टेबल होता है, और ऐसे तत्वों से तब तक ऊर्जा मुक्त होती रहती है, एनर्जी का एमिशन होता रहता है जब तक कि ऊर्जा मुक्त होती रहती है, जब तक कि वो तत्व फिर से स्टेबल ना हो जाए। ऐसे ही तत्व को हम कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। तो कहने का, जैसे कि आप जानते भी होंगे, रेडियम है या थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, सेरेनियम है, इरिडियम है, ट्रिटियम है, ये सारे तत्व क्या हैं, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन से भाग देंगे तो भागफल 1 से ज्यादा होगा। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, इनसे ऊर्जा मुक्त होती रहती है तब तक जब तक कि स्टेबल, स्थिर ना हो जाए। तो अब बात ये उठती है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अब देखिए जैसे इसे मैं पृथ्वी को इस तरह से बनाऊं और ये ऊपरी परत यहाँ पे मैं लिख दूं क्रस्ट है, ये क्रस्ट, और नीचे आप जानते हैं कि ये मेंटल है। अगर तो बात ये है कि जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे भूपर पट्टी में भी हैं, क्रस्ट में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत सारे हैं। हम लोग माइनिंग करके बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को निकालते भी हैं। तो अब क्या है कि ये जो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारे क्रस्ट में है, भूपर पट्टी में है, अब इनसे ऊर्जा तो निकलेगी। तो इनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है वह वायुमंडल में, अब ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके ऊपर ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है चारों तरफ, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो क्रस्ट के अंदर हैं, क्रस्ट में है, इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो बड़ी तेजी से रिलीज होती है, यानी कि मुक्त होती जाती है कंडक्शन की विधि के द्वारा, है ना। कंडक्शन हो या रेडिएशन हो या कन्वेक्शन हो, तो कंडक्शन को आप जानते हैं परिचालन बोलते हैं, और रेडिएशन को विकिरण बोलते हैं। तो ये जो क्रस्ट में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो संचित नहीं हो पाती, बल्कि वो तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में कंडक्शन और रेडिएशन जैसे विधियों के माध्यम से उनका ऊर्जा मुक्त होते रहता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्रस्ट के नीचे हैं, हालांकि ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की संख्या कम है, क्रस्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की संख्या अधिक है और क्रस्ट के नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की संख्या कम है, इसके बावजूद
इनकी ऊर्जा चूंकि ऊपर क्रस्ट है इसीलिए मुक्त नहीं हो पाती, और इनकी जो ऊर्जा है वो संचित होती रहती है, जमा होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है। और इनकी ऊर्जा जब इतनी अधिक हो जाती है कि अब उनका किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो होगा ही, तो नीचे चूंकि पृथ्वी ठोस है इसीलिए ये जहां पे भी ये ऊर्जा संचित होकर अब इन संचित ऊर्जा से तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसको कि हम लोग संवहन तरंगे बोलते हैं, जिनको कि हिंदी में हम लोग कन्वेक्शनल, इंग्लिश में हम लोग कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। तो ऊर्जा के संचयन से संवहन तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये संवहन तरंगे ऊपर की ओर गमन करती हैं, इस तरीके से गमन करती हैं। क्योंकि नीचे ठोस है और ये अर्ध तरल है ऊपर, इसीलिए ऊपर गमन करती हैं। और गमन करने के बाद जहां हमारा ये ठोस भूखंड से क्रस्ट के निचले से टकराती हैं, तब भूपटल के दबाव के कारण अब ऐसे बल, अब यहाँ पे समझिए कि अगर ये ऊपर गई, अब ये हमारा भूपटल है इस तरीके से, और ये ऊपर जा रही है, तो इसमें दो तरह से गति हो सकती है। या तो ये एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, है ना, ये, और इस तरह से नीचे आकर फिर इस तरह से चक्रीय परिसंचरण होता है संवहन तरंगों का। या फिर ये संवहन तरंगे एक दूसरे की ओर आ सकती हैं, इस तरह से मूवमेंट होता है। तो जहां कहीं भी संवहन तरंगे दूर जाती हैं वहां हमारी भूपर पट्टी में दरार उत्पन्न होता है, भूपटल का प्रसार होता है ना। अगर सागर की तली में ऐसा हो तो लावा निकलेगा, तो जिसको ओसेनिक रिज बोलते हैं, कटकों का निर्माण, यहाँ लावा निकलकर शीतल होकर ठोस हो जाता है तो कटकों का निर्माण हो जाता है, यानी महासागर की तली का प्रसार होता है। और अगर टकराती हैं संवहन तरंगे, तो ये चूंकि हमारा जो क्रस्ट है वो छोटी बड़ी प्लेटों पर ही टिका हुआ है, तो यहाँ जो भारी प्लेटें हैं वो नीचे की ओर चली आती हैं। और जैसे ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ एक प्लेट बनाऊं और फिर यहाँ मैं एक प्लेट बनाऊं, और अगर मैं दिखाऊं कि संवहन तरंगे एक दूसरे के अगर निकट आ रही हैं, संवहन तरंगे अगर एक दूसरे के निकट आ रही हैं, तो अगर कोई इसमें से, अगर एक प्लेट ये भारी है और ये हल्का है, तो भारी प्लेट क्या होगा, सबडक्ट होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और हल्का प्लेट जो है उसके अग्रभाग में फोल्ड पड़ेंगे, वलन होगा, तो इसे फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। ये जो है, अगर ऐसा कब होगा, जब संवहन तरंगे ऊपर उठकर एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं। लेकिन जब संवहन तरंगे दूर जाएं, एक दूसरे से दूर जाएं अगर संवहन तरंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर संवहन तरंगे यहाँ से ऊपर उठी और एक दूसरे से दूर जाती हैं और इस तरह से चक्रीय परिसंचरण होता रहता है, तो ये भूमि भी इधर आती है, ये भूमि भी इधर आती है, और फिर बीच में दुर्बल मंडल से मैग्मा ऊपर उठकर लावा बनकर शीतल होकर ठोस हो जाता है। इस तरह से ज्वालामुखी की क्रिया होती है, और लावा के शीतल होने ठोस होने से भूपटल यानी धरातल का विस्तार हो जाता है। जबकि जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं वहां पर भूपटल का संकुचन हो जाता है। इस तरह से विस्तार और संकुचन लगा हुआ है, होता रहता है। इसीलिए पृथ्वी का धरातल, जो पृथ्वी की धरातल का जो डायमीटर है, वह परिधि है, वह कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि कहीं एक्सपेंशन, कहीं प्रसार हो रहा है तो कहीं उसका संकुचन हो रहा है। और इस तरह से ही अंतर्जात बल कार्य करते हैं, और इस तरह से हमारे भूपटल में अंतर्जात बलों के कारण विरूपण उत्पन्न होता रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि अंतर्जात बल उत्पन्न कहाँ से होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण होते हैं। जो क्रस्ट के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी ऊर्जा वायुमंडल में कंडक्शन और रेडिएशन की विधि द्वारा मुक्त हो जाती है, लेकिन जो भूपटल के नीचे, क्रस्ट के नीचे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी ऊर्जा संचित होती रहती है, और उस ऊर्जा, उस एनर्जी के संचयन से
फिर तरंगे उत्पन्न होती है जिसको संवहन तरंगे बोलते हैं। और फिर संवहन तरंगे जब ऊपर गमन करके हमारे क्रस्ट के निचले हिस्से से टकराती हैं तो या तो ये एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं या फिर ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, और इस तरह से इनका चक्रीय परिसंचरण होता रहता है। और इस कारण हमारे भूपटल में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अंतर्जात बल। तो अंतर्जात बल जो है ना, वो कई प्रकार का होता है। इसको आपको मैं एक चार्ट से समझाता हूं, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ये जो फोर्सेस है ना, ये अचानक भी उत्पन्न होते हैं या धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। तो अचानक जब उत्पन्न होंगे तो क्या होता है, अंतर्जात बल अगर अचानक उत्पन्न होंगे तो क्या उत्पन्न होगा, और अगर अंतर्जात बल धीरे धीरे वर्क करते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक आपके लिए इमेज प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आप इस इमेज को देखिए। तो यहाँ पर मैंने अंतर्जात बलों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल। अब यदि अंतर्जात बल अचानक उत्पन्न हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सडन मूवमेंट्स बोलते हैं। तो यदि अंतर्जात बल अचानक उत्पन्न होता है, आकस्मिक होता है, तो हमारे धरातल में, हमारे जो क्रस्ट है, हमारी जो भूपर पट्टी है, उसमें या तो भूकंप की, अर्थक्वेक की घटना होगी, या फिर ज्वालामुखी की घटना अचानक होती है जिसको हम लोग वॉल्केनो कहते हैं, उसकी क्रिया होगी, या फिर लैंडस्लाइड या भूस्खलन होंगे। तो जो अंतर्जात बल अगर आकस्मिक है, अंतर्जात बल अगर आकस्मिक है, सडन मूवमेंट वाला है, तो उससे हमारे भूपर पट्टी में या तो भूकंप आएंगे, या ज्वालामुखी क्रिया होगी, या भूस्खलन होंगे। लेकिन यदि अंतर्जात बल दीर्घकालिक है और अंतर्जात बलों का जो मूवमेंट है वो स्लो है ना, धीमा संचलन है, तो इस धीमे संचलन के कारण, जो अंतर्जात बलों का जो धीमा संचलन है, स्लो मूवमेंट है, जिसको दीर्घकालिक संचलन भी बोलते हैं, उससे हमारे धरातल में, हमारे क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में, हमारे क्रस्ट में विरूपण उत्पन्न होता है, यानी असमतल बन जाता है, ऑड सरफेसेस का निर्माण होता है। तो ऐसे पटल विरूपण बल को, जो कि दीर्घकालिक रूप में सामने आता है, ऐसे पटल विरूपण बल को डायस्ट्रोफिक फोर्स भी बोलते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्स, है ना। तो ये जो ड्राइस्ट्रोफिक फोर्स है, ये फिर दो तरह का होता है। पटल विरूपण बल, यानी जो हमारे धरातल में असमानताओं का सृजन होता है, वो दो प्रकार से होता है। तो ये जो पटल विरूपण बल या दीर्घकालिक संचलन है, इसको दो भाग में बांटते हैं। एक बल को बोलते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल, और एक को बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो ये जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है, तो आप ये समझ गए कि हमारे महाद्वीप जो अस्तित्व में आए हैं, या जो वर्तमान स्थिति में महाद्वीप हैं, या जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, वह अंतर्जात बलों के कारण हुआ है। तो महाद्वीप निर्माणकारी जो बल है, महाद्वीप निर्माणकारी अंतर्जात बल, इसको एपिरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं, एपिरोजेनिक मूवमेंट। और जो पर्वत निर्माणकारी बल है, उसको ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। अब ये जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है, इसमें अंतर्जात बलों का लंबवत संचलन होता है। तो लंबवत संचलन कैसे हो सकता है, वर्टिकल मूवमेंट अंतर्जात बलों का कैसे हो सकता है, तो या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं, इसको अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं, अंतर्जात बलों का ऊपर मुखी, ऊपर ऊपर की ओर गमन करना, है ना, अपवर्ड मूवमेंट। और जब अंतर्जात बल भूपर पट्टी से नीचे की तरफ आए, तो इसको हम लोग, जैसे ये हमारी अगर भूपर पट्टी है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पे हम लोग रह रहे हैं, तो अगर अंतर्जात बल नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं
अधोमुखी डाउनवर्ड मूवमेंट। और अगर अंतर्जात बल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ऊपर मुखी यानी कि अपवर्ड मूवमेंट। तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसमें दबाव पड़ने से क्या होगा, ये इसका उत्थान हो जाएगा। और जहां नीचे की तरफ अंतर्जात बल का मूवमेंट हो रहा है वर्टिकली, तो यहाँ पर क्या होगा, ये धरती का धसान हो जाएगा। तो कहीं उत्थान हो रहा है, कहीं धसान हो रहा है। तो इससे क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। लेकिन यदि अंतर्जात बलों का क्षैतिज संचलन हो, अब अगर हमारी भूपर पट्टी इस तरीके से है, हमारी ये भूपर पट्टी है, और भूपर पट्टी पर अंतर्जात बल या तो एक दूसरे की तरफ आए या अंतर्जात बल एक दूसरे से दूर जाए। तो जहां अंतर्जात बल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लगातार इस तरीके से चक्रीय परिसंचरण कर रहे हैं, इस तरीके से लगातार जा रहे हैं, तो वहां धरातल में दरार उत्पन्न होगा, क्रैक्स उत्पन्न होगा, चटकन होगा, फ्रैक्चर होगा, फॉल्ट उत्पन्न होंगे। लेकिन जहां पर संवहन तरंगे या अंतर्जात बल एक दूसरे की ओर क्षैतिज रूप से आ रही हैं, तो वहां पर हमारे धरातल में फोल्ड्स पड़ते हैं, जिसको हम लोग फोल्ड माउंटेन्स या वलन वलित पर्वत बोलते हैं। इस तरह से जहां दरार उत्पन्न होगा वहां रिफ्ट वैली या फिर ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, और जहां पर अंतर्जात बल एक दूसरे की ओर आए वहां पर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो जब लंबवत संचलन होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा, तो महाद्वीपों का निर्माण होगा। लेकिन जब अंतर्जात बलों का एंडोजेनेटिक फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, क्षैतिज संचलन होगा, तो पर्वतों का निर्माण होता है। तो क्षैतिज संचलन भी दो प्रकार से हो सकता है। जब अंतर्जात बल एक दूसरे से दूर जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्सेस ऑफ टेंशन बोलेंगे। फोर्सेस ऑफ टेंशन, जब अंतर्जात बल ऊपर उठकर एक दूसरे से दूर जाए, तो जब टेंशन होगा तो भ्रंश फॉल्ट्स बनेंगे, या धरातल में दरार आएगा, क्रैक्स बनेंगे, या हमारी धरातल जो है वो चटक जाएगी, फ्रैक्चर आ जाएगा। और जब अंतर्जात बलें एक दूसरे की तरफ आए तो इसको बोलते हैं फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन। इसको बोलेंगे फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, यानी कि संपीडनात्मक बल या संपीड़न बल। तो अगर ये यहाँ पर भूपर पट्टी है और लगातार इधर से भी संपीड़न, इधर से भी संपीड़न हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो फिर इसमें क्या होगा, इस तरह से फोल्ड पर जाएंगे, है ना। तो इससे वलन होता है, इससे वलित पर्वतों का, फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है कंप्रेसिव फोर्सेस से, जबकि टेंशन फोर्सेस से ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है, भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है, और अन्य स्थलाकृतियां जैसे रिफ्ट वैली, रैंप वैली, ये सब बनती हैं। तो इस तरह से आपने इस चार्ट के माध्यम से समझा कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स अंतर्जात बल है वो दो प्रकार का होता है। आकस्मिक अचानक उत्पन्न होने वाला अंतर्जात बल, जैसे कि भूकंप हुआ या ज्वालामुखी या भूस्खलन, और दीर्घकालिक संचलन यानी स्लो मूवमेंट्स ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिससे धरातल में विरूपण होता है और धरातल असमतल हो जाती है। तो ये दो प्रकार का होता है, महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। जहां भी महाद्वीप निर्माणकारी बल काम करता है वहां बल वर्टिकल मूवमेंट होता है, या तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इससे महाद्वीप बनते हैं। और पर्वत निर्माणकारी बलों में अंतर्जात बलों का हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज संचलन होता है, और ऐसी स्थिति में अंतर्जात बल या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर एक दूसरे के निकट आते हैं। जब दूर जाते हैं तो इसको फोर्सेस ऑफ टेंशन बोलते हैं, जिससे दरार, चटकन या भ्रंश बनते हैं, यानी कि क्रैक्स आते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं या फ्रैक्चर्स आते हैं हमारे क्रस्ट में, हमारे धरातल में। और अगर अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक दूसरे की ओर आते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़नात्मक बल काम करता है, और हमारे क्रस्ट में मोड़ पड़ते हैं, वलन पड़ते हैं, फोल्ड बनते हैं, जिसे फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये तो है अंतर्जात बल। तो अभी तक आपने ये समझा कि अंतर्जात बल उत्पन्न कैसे होते हैं, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, तो ऊपर हमारे क्रस्ट में भी हैं और क्रस्ट के नीचे भी हैं। क्रस्ट में जो अंतर्जात बल है उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है कंडक्शन रेडिएशन के कारण वायुमंडल में, लेकिन जो ऊपर पट्टी के नीचे
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाती, वो कलेक्ट होती रहती है, संचित होती रहती है, और फिर उन क्यूमुलेटेड जो क्यूमुलेटिव जो या संचित जो ऊर्जा है उससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनको हम संवहन तरंगे करते हैं। और इन्हीं तरंगों के कारण प्लेटों में गतिशीलता आती है, प्लेट्स में मूवमेंट होता है, और हमारी जो धरती है, हमारा जो ऊपरी धरातल है, इन प्लेटों पर, इन प्लेट्स पर टिका हुआ है। इसीलिए जिस प्रकार प्लेटों में गतिशीलता आ रही है, उसी प्रकार की स्थलाकृतियां हमारे धरातल पर बन रही हैं। तो ये जो अंतर्जात बल है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग फोल्ड्स यानी कि वलन को समझने का प्रयास करेंगे। वलन, फोल्ड, वलन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। फोल्ड, तो किसको कहते हैं, पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिर फोल्ड कहते किसको हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी भूपर पट्टी है, ये भूपर पट्टी है हमारी, क्रस्ट है। अब लगातार जो है ये ऊपर जो हिस्सा हम लोग को दिख रहा है, तो लगातार जो है ये संवहन तरंगे अंतर्जाल ऊपर जाए और इस तरीके से गतिशील हो, इस तरह से गतिशील हो लगातार। तो यहाँ क्या होगा, इधर से भी बल पड़ रहा है भूपर पट्टी पे, और इधर से भी बल पड़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। इससे क्या होगा, लगातार चूंकि यही प्रक्रिया हमारी भूपर पट्टी में चल रही है, इसके कारण इनमें संकुचन होगा, और ये इस तरीके से इसमें फोल्ड पड़ते चले जाएंगे। तो इससे हमारे धरातल में फोल्ड बनते हैं, वलन बनते हैं। तो जो वलन बनते हैं, तो इसमें ये जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप, अपनति बोलते हैं, अपनति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंटी, इसको हम लोग इंग्लिश में एंटी क्लाइन बोलते हैं, एंटी क्लाइन। और जो नीचे धंसी हुई भूमि है, इसको हम लोग अभिनति बोलते हैं, अभिनति। और इसको इंग्लिश में हम लोग सिनक्लाइन बोलते हैं, सिनक्लाइन। तो वलन का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एंटीक्लाइन यानी अपनति है, और वलन का जो निचला हिस्सा होता है इसको अभिनति या सिनक्लाइन बोलते हैं। तो अपनति यानी एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जो है, ये संपीड़नात्मक बल, कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे भूपर पट्टी में मोड़ पड़ते हैं, वलन पड़ते हैं। तो हमारे भूपर पट्टी में जो ये वलन पड़ते हैं, तो वलन के कई प्रकार होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर ये भूपर पट्टी हमारी इस तरह से है तो इसमें जो फोल्ड पड़े वो एकदम आदर्श हो, इस तरीके का एकदम एक आदर्श फोल्ड पड़ जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये फोल्ड इस तरह का भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि ये फोल्ड इस तरह का भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि ये जो फोल्ड है वो इस तरह से भी पड़ सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार से हमारे धरातल में वलन पड़ते हैं। और मोटे तौर पे जो हमारे धरातल में वलन पड़ते हैं या वलन के प्रकार हैं, उसको हम लोग 4 प्रकार में कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा, और उस इमेज के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि फोल्ड्स होते कितने प्रकार के हैं, और इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि फोल्ड्स होते कितने प्रकार के हैं। और वस्तुतः 4 प्रकार के फोल्ड्स होते हैं। एक को सममित वलन बोलते हैं, सममित वलन को सिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं। एक फोल्ड को असममित वलन बोलते हैं, और असममित वलन को एसिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं। फिर एक फोल्ड होता है जिसको अधिवलन बोलते हैं, और
अधिवलन जो है ये उसको ओवर टर्न या ओवर फोल्ड बोलते हैं, और एक फोल्ड को बोलते हैं परिवलन, जिसको रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। तो ये जो सिमेट्रिकल फोल्ड है इसको हम लोग बोलते हैं सममित वलन, सममित वलन बोलते हैं। और ये जो असममित एसिमेट्रिकल फोल्ड है इसको असममित वलन बोलते हैं, असममित वलन। ये जो ओवर फोल्ड है इसको अधिवलन बोलते हैं, अधिवलन। और ये जो रिकम्बेंट फोल्ड है इसको परिवलन भी बोलते हैं। इस तरह से ये 4 प्रकार के वलन होते हैं। और देखिए इस चित्र में भी ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको क्या बोले, एंटीक्लाइन यानी अपनति, और जो ये निचला हिस्सा है इसको क्या बोले, सिनक्लाइन यानी कि अभिनति। तो ये चारों फोल्ड कैसे बनते हैं, इनकी क्या विशेषता है, और दुनिया भर में जो पर्वत फैले हुए हैं उन पर्वतों में किस किस पर्वत में जो फोल्ड पड़ा है वो सममित है, सिमेट्रिकल है, किस पर्वत में जो फोल्ड पड़ा है वो असिमेट्रिकल है, असममित है, किस में जो है वो अधिवलन है और परिवलन है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जरा देखते हैं सममित वलन को। तो यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसी इमेज में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसको देखे जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, अब आप इसको देखिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सममित वलन को। सममित वलन, सममित वलन को इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिकल फोल्ड। अब देखिए ये वलन जो है इसमें देखिए, ये अगर इसका ये जो बिचला हिस्सा है तो आप देखेंगे कि जो मध्य भाग है इसके दोनों ओर जो भुजाएं हैं, ये इसकी जो भुजा है इधर और ये जो इसकी भुजा है इधर, तो ये दोनों ओर की जो भुजाएं हैं उनका ढाल भी एक समान है और इनकी दोनों भुजाओं की लंबाई भी एक समान है। तो ऐसे धरातल में इस प्रकार का वलन तब पड़ता है जब संपीडनात्मक बल, जो कंप्रेसिव फोर्स है, वह उसकी जो मात्रा है वो कम हो। और ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि इधर से बहुत तेज कंप्रेशन हो रहा है और इधर से कम कंप्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं, दोनों तरफ से बराबर मात्रा में कंप्रेशन हो रहा है और ये संपीड़न धीरे धीरे हो रहा है। इस कारण से, अब इस कारण से जो है ये मान लीजिए यहाँ एक से भूपर पट्टी बना दे हम और बताएं कि यहाँ से भी उतनी ही मात्रा में धीरे धीरे संपीड़न काम कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है। तो धीरे धीरे होने के कारण ये जो हमारी भूपर पट्टी है इसमें इस तरह का फोल्ड पड़ गया, इस तरह का ये फोल्ड पड़ा। और ये चूंकि फोल्ड है इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और इनका ढाल भी एक समान है, इसलिए ऐसे फोल्ड को, ऐसे फोल्ड को हम लोग कहते हैं, ऐसे वलन को कहते हैं सममित वलन यानी सिमेट्रिकल फोल्ड। तो दुनिया में इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ के पर्वत में देखने को मिलता है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसको हम लोग कहते हैं माउंट जूरा या जूरा पर्वत, माउंट जूरा या जूरा पर्वत। इसमें, इस पर्वत में जो इसकी विभिन्न परतें हैं उसमें जो मोड़ पड़ा है वह सममित वलन है। इसका इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, माउंट जूरा का, जूरा पर्वत का एक आपको इमेज दिखाता हूँ। आप भी उस इमेज को देखकर खुद ही यह समझ लेंगे कि हाँ वाकई इसमें जो मोड़ पड़ा हुआ है वह सममित वलन का है। तो ये है माउंट जूरा।
देखिए, ये देखिए, अब आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो फोल्ड पड़ा हुआ है, देखिए अगर इसको मैं बीच से ऐसे ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो देखिए इधर की भुजा जो है ये उतना ही ढाल है और इसकी लंबाई भी उतनी है जितनी कि इधर। ये समान भुजाएं, भुजाओं की दोनों तरफ की भुजाओं की लंबाई एक है और ढलान भी एक ही है दोनों तरफ। ऐसे ही पर्वतों में जो ये जूरा माउंटेन के जो पर्वतों की जो परतें हैं, वह इसमें जो फोर्स लगा है, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड़नात्मक बल दोनों तरफ से समान मात्रा में लगा है और धीरे धीरे ये बल काम करता है। इसके कारण पर्वतों की जो परत है उसमें जो वलन पड़ा है उसको हम लोग एक समान वलन है, सममित वलन है, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन। ये माउंट जूरा का फोल्ड है, सिमेट्रिकल फोल्ड। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो वलन है ये है स्विट्जरलैंड का माउंट जूरा, माउंट जूरा या जूरा पर्वत। अब जो दूसरे प्रकार का फोल्ड है वो मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो दूसरे प्रकार का फोल्ड है इसको हम लोग बोलते हैं असममित वलन। असममित वलन यानी एसिमेट्रिकल फोल्ड। अब यहाँ देखिए, ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा चित्र, इसमें दूसरा फोल्ड देख रहे हैं, वह एसिमेट्रिकल फोल्ड का है, असममित वलन का है। अब इसमें आप ध्यान से देखें, एक भुजा ये भुजा, और इधर का आप ढाल देखें और इधर भुजा की लंबाई देखें इस तरीके से, और फिर इधर देखिए ये, तो आप देख सकते हैं कि जो असममित वलन होता है उसमें जो जो लंबी भुजा है उसका जो ढाल है वो कम है, उसका स्लोप कम है, लेकिन जो छोटी भुजा है उसका जो ढाल है वह तीव्र है। इस तरह से जब कहीं फोल्ड पड़ता है, वलन पड़ता है, तो ऐसे वलन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड या असममित वलन। जैसे कि अब मान लीजिए ये मैं अगर यहाँ भूखंड एक बनाऊं, ये एक भूपर पट्टी, और लगातार यहाँ पर कंप्रेशन हो इधर से जो संपीड़न बल काम कर रहा हो वह उसकी मात्रा अधिक हो और वह तीव्र हो, जबकि इधर से जो संपीड़न बल काम कर रहा हो वो उसकी तीव्रता भी कम हो, और इसकी तुलना में इधर से जो संपीड़नात्मक बल काम कर रहा है इसकी तुलना में ये कमजोर हो और धीरे धीरे काम करे। तो क्या हुआ कि इसमें जो फोल्ड पड़ा, इसमें इसका ढाल, ये भुजा लंबी रही और इसका ढाल भी मंद रहा, जबकि जबकि जिधर संवेदनात्मक बल की मात्रा अधिक रही और जल्दी जल्दी ये संवेदनात्मक काम कर रहा था, तो इसका मोड़ तीखा हो गया, तीव्र हो गया, और इस तरह से जो फोल्ड पड़ा है इसको हम लोग कहते हैं असममित वलन। और ये असममित वलन का उदाहरण है। तो पूरी दुनिया में असममित वलन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ के पर्वत में मिलता है एसिमेट्रिकल फोल्ड? तो ब्रिटेन में ब्रिटेन की भौगोलिक, ब्रिटेन का मैप देखेंगे तो उसके बीचों बीच ब्रिटेन में एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत। तो पेनाइन पर्वत में जो फोल्ड पड़ा है वह असममित वलन का है, एसिमेट्रिकल फोल्ड का है। इसको भी मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं कि आप इसको भी देखें कि किस प्रकार का असममित वलन होता है, एसिमेट्रिकल फोल्ड होता है। तो ये है इमेज आपके सामने, देखिए असममित वलन का। यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से कि देखिए ये वाली जो भुजा है, ये भुजा लंबी भी है और इसका ढाल भी कम तीव्र है,
ढाल उतना तीव्र नहीं है, लेकिन जो छोटी भुजा है इसका ढाल एकदम खड़ा, एकदम तीव्र हो जा रहा है। इस तरह के फोल्ड को ही बोलते हैं असममित वलन। इस तरह के ही फोल्ड को हम लोग क्या बोले, असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं हम लोग इसको। और इसका ये बेस्ट एग्जांपल पेनाइन माउंटेन है। पेनाइन माउंटेन इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बीचों बीच ये पर्वत है, और इसमें इसी तरह के फोल्ड पड़े हुए हैं। इधर से जो संपीड़नात्मक बल है वो कमजोर है इधर की तुलना में, ये तीव्र भी है और मजबूत भी है, और ये धीमा है, और इसकी मात्रा भी, मैग्नीट्यूड भी कम है। इसके कारण ये भुजा लंबी और कम ढलान वाली है, जबकि छोटी भुजा तीव्र ढलान वाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो प्रकार के वलन को देखा। अब हम लोग तीसरे प्रकार का वलन देखते हैं। तीसरे प्रकार के वलन को अधिवलन यानी कि ओवरफोल्ड बोला जाता है। तो यहाँ फिर इस इमेज में हम लोग देखते हैं अधिवलन या ओवरफोल्ड। अब यहाँ आप देखिए इस वाले इमेज में, ये जो तीसरा इमेज आप देख रहे हैं, ये वाला इमेज, तो इसमें हम लोगों को, ये थर्ड इमेज है, ये दो था असममित, ये सममित, ये सममित वलन है, ये असममित, और ये अधिवलन ओवरफोल्ड, इसको बोला गया अधिवलन। कैसे बना, तो बहुत हद तक इसके बनने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कि एसिमेट्रिकल फोल्ड जैसे बनता है। एक तरफ का संप्रेषण अधिक होता है, दूसरी तरफ का कंप्रेशन संपीड़न कम होता है, तब बनते हैं। तो यहाँ ये जो फोल्ड पड़ा वो इस तरह पड़ा कि देखिए, जो इसमें जो बड़ी भुजा है, जो लंबी भुजा है, वह उसकी ढाल उतनी अधिक नहीं है, लेकिन जो छोटी भुजा है, वह छोटी भुजा जो है वह खड़ी ना होकर एकदम, देखिए जैसे ये क्या था दूसरे नंबर में आप देखिए, तो दूसरे नंबर में क्या है कि ये खड़ी है, ये ढाल जो छोटी ढाल है वो ढाल खड़ी है। जबकि आप इस इमेज में तीसरे में देखिए कि ये ढाल खड़ी नहीं होकर आगे की ओर निकली हुई है। इस तरीके से आगे की ओर निकली हुई है ये ढाल, और फिर आगे की ओर निकल कर फिर ये तीव्र ढाल बनाती है। जैसे ऐसे हम करें, ये ऐसे, इस तरीके से जो फोल्ड पड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अधिवलन या ओवरफोल्ड, इसको हम लोग कहते हैं। अब इधर से संपीड़नात्मक बल अधिक लग रहा है और इधर से कम, इस तरह से ये फोल्ड बना है। छोटी भुजा एकदम सीधे खड़ी न होकर, सीधे खड़ी न होकर आगे की ओर इस तरह से निकली हुई है, और इस तरह से जो फोल्ड बना है इसको कहते हैं ओवरफोल्ड अधिवलन। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है कश्मीर हिमालय में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय, उसको हम लोग कहते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है कश्मीर हिमालय में, और पीर पंजाल वस्तुतः लेसर हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय को ही जम्मू और कश्मीर में कहते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी में जो वलन पड़ा है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो ओवरफोल्ड है, अधिवलन है, वो किस प्रकार का है। आप देखेंगे, मैंने इस चित्र को बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड किया है आपको ही समझाने के लिए। तो ये है पीर पंजाल श्रेणी का फोल्ड। देखिए यही है हमारे भारत का पीर पंजाल। और ये जो पीर पंजाल है इसमें आप फोल्ड को देखें तो देखिए, ये लंबी जो भुजा है वो तीखी नहीं है, उसका ढाल तीखा नहीं है। और देखिए कि जो छोटी भुजा है वो एकदम इस तरह से खड़ी नहीं है, एकदम खड़ी ना होकर ये क्या है,
एकदम खड़ी ना होकर आगे की ओर निकली हुई है, इस तरह से आगे की ओर निकली हुई है, और तब ये तीव्र ढाल बना रही है, आगे की ओर निकल कर तीव्र ढाल बनाती है। तो ऐसा तब होता है जब एक तरफ से जो संपीड़नात्मक बल है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और दूसरी तरफ का संपीड़नात्मक बल तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली होता है। तो ये भारत का पीर पंजाल रेंज है, कश्मीर हिमालय, लघु हिमालय का हिस्सा जम्मू और कश्मीर में। तो ये पीर पंजाल रेंज किस प्रकार का फोल्ड है? ओवर फोल्ड है। ओवर फोल्ड मीन्स अधिवलन, अधिवलन। और आखिरी जो फोल्ड है, आखिरी फोल्ड को हम लोग कहते हैं परिवलन, यानी रिकम्बेंट फोल्ड। तो फोल्ड उसको भी हम लोग समझते हैं। तो फिर हम लोग उस इमेज की तरफ आते हैं, और आप देखें यहाँ पे, अब इस इमेज को आप देखेंगे, ये जो चौथे नंबर का जो फोल्ड है, ये इसको हम लोग कहते हैं परिवलन या रिकम्बेंट फोल्ड। इसको भी आप समझते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें जो ये पहला था, ये सममित वलन सिमेट्रिकल फोल्ड, माउंट जूरा का उदाहरण दिया था। ये जो दूसरा है एसिमेट्रिकल फोल्ड और सममित वलन, ये इंग्लैंड के पेन्नाइन पर्वत का उदाहरण दिखाया आपको। और ये तीसरा है अधिवलन, अधिवलन यानी कि ओवरफोल्ड, और त्रिपंजाल श्रेणी का उदाहरण अभी आपको दिखाया। अब चौथा है, इसको बोलते हैं परिवलन, चौथे प्रकार का वलन, चौथे प्रकार का फोल्ड। इसको हम लोग कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, इसको हम लोग कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। तो रिकम्बेंट फोल्ड जो है वो कैसे बना? तो देखिए, ये जो फोल्ड है ना, ये जो फोल्ड है, ये जो वलन है, इसमें जो दोनों भुजाएं आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये जो दोनों भुजाएं मुड़े हैं ना, कि ये एक दूसरे के समानांतर हो गए हैं। इसीलिए ऐसे फोल्ड को डबल फोल्ड भी कहा जाता है, दोहरा मोड़ भी कहा जाता है, दोहरा वलन भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझाऊं कि इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में होती हैं। अब इस तरह से कोई भूखंड हो, और लगातार ये जो है कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा हो, और इसमें इस तरीके से वलन पड़े कि इधर से ये कंप्रेसिव फोर्स हो और इस ये फोर्स इधर से काम करे, तो क्या हो कि ये वाला हिस्सा जो है वो इस तरीके से मुड़ जाए, और दूसरा फोल्ड जो है वो इस तरीके से पड़ जाए। तो इस तरीके का जो फोल्ड है, इसको कहते हैं परिवलन या डबल फोल्ड, जो एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, या रिकम्बेंट फोल्ड। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है डबल फोल्ड या रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलन का, ये आल्प्स पर्वतमाला का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो कि यूरोप में सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये भी एक न्यू फोल्ड माउंटेन, नवीन वलद पर्वतमाला हिमालय की तरह। तो इस आल्प्स को ही स्विट्जरलैंड में स्विस आल्प्स कहते हैं। स्विट्जरलैंड में इसको क्या बोलते हैं? स्विस आल्प्स। तो जो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वतमाला है, उसकी परतों में जो मोड़ पड़े हैं वो परिवलन प्रकार के हैं, रिकम्बेंट फोल्ड प्रकार के हैं। और इसका उदाहरण भारत में भी उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में लेसर हिमालय, जो मध्य हिमालय है, जिसको हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं, वहां भी इसी तरह के अल्मोड़ा में भी जो लघु हिमालय की परतों में मोड़ पड़े हैं, वो रिकम्बेंट फोल्ड यानी परिवलन इसी तरह के फोल्ड हैं। इसको भी मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप इस तरह से चार प्रमुख वलन के प्रकारों को आपने देख लिया। देखिए, ये चौथा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो चौथा फोल्ड है, देखिए ये है, चाहे स्विस आल्प्स हो या
हमारा अल्मोड़ा में जो लेसर हिमालय है उसमें इसी तरह के फोल्ड पड़े हुए हैं परतों में। आप देखिए ये इस तरह से, ये और इस तरह से मुड़ गए हैं, ये जो है एक दूसरे के समानांतर हो गए हैं। और ऐसे फोल्ड को डबल फोल्ड, दोहरा वलन भी कहा जाता है। स्विस आल्प्स और भारत में अल्मोड़ा, यहाँ के पर्वतों की परतों में रिकम्बेंट फोल्ड देखने को मिलते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि अंतर्जात बल उत्पन्न कैसे होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अंतर्जात बल होते कितने प्रकार के हैं। फिर मैंने आपको अंतर्जात बल, जो मैंने आपको एक चार्ट से बताने का प्रयास किया था, और ये जो चार्ट है ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अंतर्जात बल दो तरह के होते हैं, आकस्मिक और दीर्घकालिक। आकस्मिक में अचानक ऊर्जा मुक्त होती है तो भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होता है या भूस्खलन आते हैं। और अगर धीरे धीरे संचलन अंतर्जात बल काम करे तो उससे धरातल में असमानताएं विरूपण हो जाती हैं, जिसको डायस्ट्रोफिक फोर्स, पटल विरूपण बल भी बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, ये महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी होता है। महाद्वीप निर्माणकारी में अंतर्जात बलों का संचलन वर्टिकल होता है, चाहे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। और पर्वत निर्माणकारी अंतर्जात बल जो होते हैं वो क्षैतिज रूप से काम करते हैं, एक दूसरे के सामने या एक दूसरे से दूर। तो अभी हम लोगों ने जो जब अंतर्जात बल एक दूसरे के सामने काम करते हैं, यानी कि संपीड़नात्मक बल यानी फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, जिसे कि हमारी धरातल में फोल्ड पड़ते हैं, वलन पड़ते हैं, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तनाव बल के कारण हमारे भूपटल में, यानी फोर्सेस ऑफ टेंशन के कारण हमारे भूपटल में कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो ये संपीड़नात्मक बल, जो फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन का फोल्ड देखे, तो उसमें हम लोग पहले देखे कि फोल्ड होता क्या है। तो हमारे एक धरातल में जो सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से जो बल काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में वो बल एक दूसरे की ओर काम करते हैं, तब हमारे धरातल में वलन पड़ जाता है। ऊपरी हिस्से को अपनति, निचले हिस्से को अभिनति बोलते हैं। और फिर ये जो वलन होता है, ये वलन कई प्रकार से होता है और चार प्रमुख प्रकार हैं। एक को बोलते हैं सममित वलन, जिसे सिमेट्रिकल फोल्ड, दूसरे को असममित, तीसरे को अधिवलन ओवरफोल्ड, और चौथे को रिकम्बेंट यानी कि परिवलन। इस तरह से, और सबके मैंने आपको उदाहरण समझाए। अब अगले क्लास में मैं आपको जो फोर्सेस ऑफ टेंशन है, फोर्सेस ऑफ टेंशन, तनाव जनित बल, जिसको हम लोग तनाव बल भी बोलते हैं, ये भी अंतर्जात बल है। जहां अंतर्जात बल ऊपर उठकर एक दूसरे की ओर ना जाकर एक दूसरे से दूर विपरीत दिशा में जाते हैं। इससे हमारे भूपटल में दरार उत्पन्न होता है, फॉल्ट्स बनते हैं, फ्रैक्चर होता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे, और इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है ये भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।